पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र और लेखांकन समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने जो है इसके क्वेश्चंस लगाने सीखे और कल की क्लास में जब हम लोगों ने क्वेश्चन लगाने सीखे तो सभी लोग बड़ी आराम से बहुत ही मस्त तरीके से उस चीज को सीख लिए और फटाफट बता रहे हैं कि हाँ सर क्वेश्चन तो लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है और बढ़िया से हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो कल के क्लास में हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, तो आप लोगों के होमवर्क हो गए? जल्दी से बता दो। आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स थे कल के क्लास का उसमें कुछ होमवर्क भी था, वो होमवर्क हो गए? सबका लग गया? उस सब में क्या है, उस सब में जो है आंसर भी दिए थे, तो आंसर से मैच हो गए क्या? बताओ आंसर ज्यादा ट्रांजेक्शन पर। तो आज के निम्नलिखित व्यवहारों बनाना है, बिल्कुल बैलेंस शीट भी बनाना है। आज की क्लास में आप सीख लोगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट दोनों साथ में कैसे बनता है। तो चलो इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन यहां पर बोलता है क्या कि निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण, ठीक है, लेखांकन समीकरण जो है बनाइए और अंतिम समीकरण से चिट्ठा भी आपको क्या करना है, वो भी तैयार करना है। तो आज के इस क्लास में टोटल आपको जो है लेखांकन समीकरण तो बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। चलो क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और फिर ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद उससे हम लोग ढूंढेंगे उन मदों के बारे में किस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन जब पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, पहला बोल रहा है कि श्री गोपाल, ये व्यक्ति का नाम है जिसका हम लोग लेखांकन समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो श्री गोपाल ने नगद से, किससे, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। तो किस किस चीज पे प्रभाव पड़ रहा है, आप देख रहे हो 2.5 लाख है ना, किस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि नगद से जब भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कैश पे और कैपिटल पे प्रभाव पड़ता है ना बात, ये बात डन है, इन दोनों पे प्रभाव पड़ता है। फिर बोल रहा है बैंक से ऋण लिया, किस पे प्रभाव पड़ेगा, बैंक से लिया है ना बात। बैंक से जब ऋण लेंगे तो पैसा हमारे बैंक में ही जाता है, ध्यान रखना। बैंक से जब ऋण लेते हो तो पैसा बैंक में ही जाता है। तो यहां पे जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो कौन है, वो बैंक पड़ेगा और दूसरा लोन, ठीक है। पहला बैंक पे पड़ेगा, दूसरा लोन पे पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। कैश पे मत प्रभाव डाल देना ना। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आता है, लोन वाला आपके हाथ में नहीं मिलता है, वो बैंक अकाउंट में मिलता है। इसलिए एक बैंक पे प्रभाव पड़ा, दूसरा आपका लोन पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। बिल्कुल सही मुस्कान, बिल्कुल सही, ठीक है। कैश पर। तीसरा बोल रहा है फर्नीचर नगद खरीदा, किस पे प्रभाव पड़ेगा। तो फर्नीचर नगद खरीदा तो एक प्रभाव पड़ेगा हमारा फर्नीचर पे और एक प्रभाव पड़ेगा कैश पर। एक प्रभाव पड़ा कैश पर, एक प्रभाव पड़ा फर्नीचर पर। आ रहा है समझ में? जिन बच्चों ने बोला था सर हमको प्रभाव नहीं समझ में आ रहा है ना समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद जो है किस पर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है माल नगद क्रय किया, माल नगद खरीदागा तो किस पे प्रभाव पड़ा। एक प्रभाव पड़ा नगद क्रय किया तो नगद पे तो पड़ेगा ही, और दूसरा प्रभाव पड़ा स्टॉक पर, माल जब खरीदते हैं तो स्टॉक पे प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या है, उधार माल क्रय किया, माल जब उधार क्रय करेंगे तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, माल उधार खरीदा है तो एक तो स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि माल क्रय किया है, और दूसरा जिससे माल क्रय करते हैं वो व्यक्ति कौन होता है, लेनदार या देनदार। तो हमें क्या, हमने माल खरीदा है ना तो उसे पैसा हमें देना है, वो हमसे लेने वाला है। तो लेने वाले को हम क्या कहते हैं, लेने वाले को हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे की बात हम लोग देखें तो अगला बोलता है नगद मशीन क्रय किया, नगद मशीन क्रय किया है 10,000, किस पे प्रभाव पड़ेगा, एक तो हमारा कैश पे पड़ा, दूसरा हमारा मशीनरी पे पड़ा, है ना बात। फिर इसके बाद क्या बोला है, माल नगद विक्रय जिसका लागत 32,000 है, ठीक है, 40,000 रुपए में बेचा उसको, तो किस पे प्रभाव पड़ा, नगद बेचा है। तो भाई नगद बेचा तो एक तो कैश पे प्रभाव पड़ा, दूसरा स्टॉक पे प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ क्या बोला है कि नगद माल बेचा है जो 32,000 की लागत था और 40,000 में बेचा है, तो 8,000 रुपए ज्यादा में बेचा है यानी 8,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का प्रभाव कहां जाता है, प्रॉफिट का प्रभाव जाता है कैपिटल पे। तो यहां जो है कैपिटल पे भी प्रभाव पड़ता है ना बात, ठीक है, कैपिटल पे भी प्रभाव पड़ता है, धन्यवाद। कैश और स्टॉक और कैपिटल इन तीनों पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद हमारा क्या बोला है, इसके बाद बोला माल उधार विक्रय, लागत 32,000, बेचा है 50,000 में, उधार बेचा इस बार। तो यहां किस पे प्रभाव पड़ेगा, जिसको उधार बेचते हैं वो होता है डेटर्स, तो डेटर्स पे प्रभाव पड़ा। माल बेचा है तो स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और 32,000 की लागत का माल इस बार 50,000 में बेचा है, यानी इस बार भी ज्यादा में बेचा है, यानी इस बार भी प्रॉफिट हुआ है। और कितना, तो हमारा 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कैपिटल पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बात समझे। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर इसके बाद बोला है देनदार से नगद प्राप्त,
देनदार से नगद प्राप्त 18,500, देनदार हमारे जितने के थे उससे हमें 18,500 नगद प्राप्त हुआ। तो किस पे प्रभाव पड़ा? नगद प्राप्त हो तो कैश पे प्रभाव पड़ा ही, साथ ही साथ देनदार से प्राप्त हुआ तो देनदार पे भी प्रभाव पड़ा। ठीक, और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? लेनदारों को नगद भुगतान, लेनदारों को भुगतान हुआ है 35,000 का, तो किस पे प्रभाव पड़ा? भुगतान होगा तो कैश पे प्रभाव पड़ा ही, और साथ ही साथ हमारा लेनदार यानी क्रेडिटर्स पे भी प्रभाव पड़ा। ठीक, ये सारी बातें डन है, सबको समझ में आया? क्लियर है? यहां तक सबको ये बात समझ में आ गया? सही है। अब चलो, अब इसी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से कौन कौन एसेट्स है कौन कौन लायबिलिटीज है। तो एसेट्स के लिए हमें कौन कौन से आइटम मिले देख लो, और लायबिलिटीज के लिए हमें कौन कौन से आइटम मिले ये देख लो। बाकी कैपिटल तो अपना कैपिटल होता ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग एसेट्स में आइटम ढूंढा जाए कौन कौन सा आइटम है, तो एसेट्स वाला आइटम ढूंढोगे तो देखो यहां पर क्या क्या है। सबसे पहले में कैश और कैपिटल, तो हमारा कैश ले लेते हैं, कैपिटल तो अपना जाएगा, कैश अपना एसेट्स में आता है ना, तो हम लोग कैश ले लेते हैं। जो आइटम होता है पहचानना पड़ता है ना कौन एसेट्स है कौन लायबिलिटीज है, तो कैश हो गया। कैपिटल को हम अलग से कैपिटल लिख ही देते हैं, कैपिटल पे तो अपना प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कैश हो गया। कैश के बाद हमारा बैंक और लोन, तो बैंक हमारा क्या है? बैंक हमारा कैश है मतलब एसेट्स है, और लोन हमारा क्या है? लोन हमारा लायबिलिटी है। ठीक, फिर इसके बाद हमें कौन सा मिल रहा है? कैश और फर्नीचर, तो कैश हमारा पहले से लिखा ही हुआ है, तो यानी हमारा एक नया आइटम मिला क्या? फर्नीचर, वो हमारा एसेट्स ही है। ठीक है, सब आइटम को ढूंढो कौन एसेट्स है कौन लायबिलिटीज है। फिर इसके बाद हमारा जो है अगला कैश और स्टॉक मिला, ठीक है, कैश और स्टॉक मिला, कैश पहले से ही लिखा है, यानी अगला हमें आइटम मिला स्टॉक। फिर उसके बाद हमारा क्या है? फिर अगला हमारा स्टॉक और क्रेडिटर, स्टॉक पहले से लिखा ही हुआ है, स्टॉक पहले से लिखा हुआ है, यानी हमें एक नया आइटम क्या मिला? क्रेडिटर्स मिला, वो लायबिलिटीज होता है। फिर उसके बाद कैश और मशीनरी है, कैश पहले से लिखा हुआ है, यानी हमें क्या मिला? हमें मशीनरी मिला, हमें मशीनरी करके एक आइटम मिला। फिर अगला हमारा कैश स्टॉक कैपिटल है, तो कैश भी है स्टॉक भी है और कैपिटल भी है। फिर अगला डेटर्स कैपिटल और स्टॉक है, तो पहले से हम देख रहे हैं डेटर्स है क्या इसमें? डेटर्स नहीं है, डेटर भी होना चाहिए, उधार माल बेचा नहीं था क्या? अच्छा अभी ही बेचा है, तो हमें एक नया डेटर्स मिल गया। ठीक है, डेटर्स मिल गया। डेटर्स स्टॉक पहले से, कैपिटल पहले से। फिर उसके बाद कैश और डेटर्स दोनों मौजूद हैं, और कैश और क्रेडिटर्स दोनों मौजूद हैं, यानी इतने आइटम्स हम लोग को मिल गए। इसी को लेकर के हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद। हम लोगों को यही ढूंढना रहता है सारे आइटम्स। यहां हम लोग इस तरह से लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद इस तरह से हमारा फॉर्मेट बनेगा। पहले ऊपर हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे, और फिर इसके बाद हमारा क्या होगा? फिर उसके बाद एक बड़ा सा हिस्सा छोड़ करके बाकी आइटम्स हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। सारे कैश वाला आइटम, पहले स्टॉक मतलब एसेट्स वाला आइटम लिख लो, कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, काफी ढेर सारा आइटम है। कैश थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, कैश प्लस स्टॉक प्लस कैश प्लस स्टॉक, कैश प्लस बैंक है, कैश प्लस बैंक प्लस फर्नीचर, कैश हो गया, बैंक हो गया, फिर उसके बाद फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, फिर बराबर का सिंबल लगाओ, स्टॉक, कैश मतलब एसेट्स खत्म। लायबिलिटीज में देखा जाए तो लोन और क्रेडिटर्स हैं, तो लायबिलिटीज में हम लोग लोन ले लेंगे प्लस क्रेडिटर्स ले लेंगे, और फिर सबसे लास्ट में कैपिटल होता है। इतना ढेर सारा आइटम वाला है, ये सारे आइटम्स हम लोग लिख देंगे। फिर यहां पे इस तरह से हम लोग कॉलम ड्रॉ कर देंगे, और यहां हम लोग ऐसे करके ये भी बंद कर देंगे, और जो बंद करेंगे तो इक्वल टू के इस तरफ हम लोग लिखेंगे क्या? एसेट्स, और बराबर के सिंबल के ऊपर ही बराबर का सिंबल लगाओगे, और ये प्लस वाला है कैपिटल से पहले, इसके इस साइड लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज लिखेंगे, और यहीं प्लस का सिंबल लगाते हुए प्लस के ऊपर यहां पे लिख देंगे कैपिटल। ठीक,
यहां पर लिख देंगे कैपिटल और यहां लिखा जाएगा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यानी सौदे। ठीक, अब ये फॉर्मेट क्योंकि एक पेज पे तो होगा नहीं, इसलिए फॉर्मेट को थोड़ा सा हम आगे भी ले चलते हैं। तो फॉर्मेट को हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे भी ले गए दूसरे पेज पे भी, और आई थिंक 7 होगा तो इतने में हो जाना चाहिए। ठीक, अब चलो हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला आइटम क्या बोला है, सबसे पहला बोला है व्यापार आरंभ करना। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2.5 लाख रुपया, अमाउंट भी ज्यादा दिया है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2.5 लाख रुपया, पहला पॉइंट लिख देंगे हम लोग, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2.5 लाख रुपए। तो कैश में हमारा 2.5 लाख रुपए आ गया, बैंक में 0, फर्नीचर में 0, स्टॉक में 0, मशीनरी में 0, डेटर्स में 0, लोन में 0, क्रेडिटर्स में 0 और कैपिटल में 2.5 लाख। ठीक, पहले ट्रांजेक्शन का फर्क समझ में आ रहा है ना बात। ये पहला ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन हम लोग जब देखेंगे तो दूसरा ट्रांजेक्शन बोला बैंक से ऋण 70,000 रुपए का। तो बैंक से ऋण लेंगे, सोचो कहां पे पैसा आएगा, कहां पे पैसा जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा और लोन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बैंक से ऋण। ठीक है, तो दूसरा हम लोग लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक। कैश में 0, बैंक में पैसा आएगा। कितने का लोन लिया बैंक से, 70,000 रुपए का लिया है। हाँ, तो 70,000 रुपए बैंक में आ गया। फर्नीचर में 0, स्टॉक में 0, मशीनरी में 0, डेटर्स में 0, लोन में आ गया 70,000, क्रेडिटर्स में 0 और कैपिटल में 2.5 लाख। ठीक, ये दो हमारे जैसे ट्रांजेक्शन पूरे होते हैं तो हम लोग का न्यू इक्वेशन बन के तैयार होता है। न्यू इक्वेशन जब बन के तैयार होगा तो यहां पर हम लोग लिख देंगे और जोड़ देंगे। 2.5 लाख और 0 हो गया 2.5 लाख, 0 और 70,000 हो गया 70,000, 0 0 ये 0 हो गया, स्टॉक भी 0 हो गया, मशीनरी भी 0 हो गया, डेटर्स भी 0 हो गया। ये हो गया हमारा 70,000, ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा हो गया 2.5 लाख। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, ये 2 पॉइंट अच्छे से आ गया। तो फर्नीचर परचेज्ड 4,000 रुपए का, फर्नीचर परचेज्ड 4,000 रुपए का। तो तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया फर्नीचर परचेज्ड, कितने का, 4,000 रुपए का। तो जब 4,000 फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश से पैसा जाएगा, कैश कम होगा, बैंक पे कोई प्रभाव नहीं। और फर्नीचर 4,000 का खरीदा है तो फर्नीचर पे 4,000 रुपए बढ़ेगा, बाकी कहीं कोई प्रभाव नहीं। यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। ठीक है, बाकी कहीं कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ घटाना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। चलो यहां पे फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन देखेंगे। तो न्यू इक्वेशन क्या होगा, 2.5 लाख में से 4,000 गया तो 2,46,000। ठीक है, 2,46,000। फिर 70,000 में 0 जुड़ा तो 70,000, 0 और 4,000 जुड़ गया तो ये 4,000, ये तो 0 ही रह गया, ये भी 0 रह गया, ये भी 0 रह गया, ये 70,000 हो गया, ये 0 रह गया और ये 2.5 लाख रह गया। ठीक, आगे समझ में। चलो अब क्या है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट बात है, अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या है। अगला ट्रांजेक्शन है माल नगद क्रय किया, यानी गुड्स परचेस फॉर कैश बोल लो या गुड्स परचेस भी बस लिख सकते हैं। 90,000 का माल क्रय किया, माल क्रय किया 90,000 का। ठीक है,
गुड्स परचेस्ड, माल क्रय किया कितने का, 90,000 का क्रय करेंगे, नगद क्रय किया तो 90,000 हमारा कैश में से माइनस होगा। ठीक है, 90,000 हमारा क्या होगा, कैश में से माइनस होगा। माल क्रय करेंगे तो भाई बैंक पे कोई प्रभाव नहीं, हम लोग का फर्नीचर पे भी कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, और माल क्रय किया जितने का उतने का स्टॉक आ जाएगा, यानी स्टॉक में 90,000 बढ़ जाएगा। मशीनरी पे कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, लोन पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, और कैपिटल पे भी कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, बाकी कहीं पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक, अब फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन बना लेंगे चौथा के बाद। चौथा के बाद हमारा फिर से न्यू इक्वेशन बनेगा, तो यहां पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ठीक, न्यू इक्वेशन में क्या हुआ, इसमें से 90,000 घट गया, 3 0 6 और 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 5 और 1,56,000 का हमारा कैश बचा। ठीक, बैंक हमारा 70 का 70,000 हो गया, मशीन फर्नीचर हमारा 4 का 4,000 हो गया, स्टॉक हमारे पास 90,000 हो गया। ठीक है, मशीनरी हमारे पास 0 है, डेटर्स हमारे पास 0 है, लोन हमारे पास 70,000 ही है, क्रेडिटर हमारे पास 0 है, और हमारा कैपिटल हमारा 2.5 लाख ही है। ठीक, कैपिटल 2.5 लाख ही है। आ गया, यहां तक समझ में आ रहा है। सर गलत है, कहां पर, 40 कैपिटल, तो कैपिटल तो 2.5 लाख का 2.5 लाख ही रहेगा। 2.5 लाख जो स्टार्टिंग में हमारा कैश वाला कैपिटल में गया, वो 2.5 लाख का 2.5 लाख ही रहेगा। और जोड़कर भी देख लो ना, जोड़कर भी देख लो, जैसे देख लो यहाँ पे 2.5 लाख बराबर है, यहाँ पे 70,000 आ गया, तो इस जगह पे देखो 2.5 लाख और 70,000 और कितना हो गया, 3,20,000। यहाँ भी 2.5 लाख और 70,000, 3,20,000 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे 2,46,000, 70,000, 4 लाख, यानी 2.5 लाख और 70 हो जाएगा। यहाँ भी 2.5 लाख 70,000 सेम हो गया। यहाँ 1,56,000 और 4,000, 1,60,000, 1,60,000 और 70,000 और 90,000, यानी ये भी हो गया 3,20,000, यहाँ भी हो गया 3,20,000। अभी तक तो सही चल रहा है मेरा। ठीक सर, लोन फ्रॉम बैंक वो कैपिटल में नहीं जाएगा भाई, वो बैंक अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में क्यों जाएगा। गजब आदमी हो यार। ये बताओ, यहां पर हमने कैपिटल पे प्रभाव कहां डाला है, देखो बैंक से ऋण लिया, बैंक पे प्रभाव पड़ा और लोन पे प्रभाव पड़ा, कैपिटल थोड़ी ना वो है, वो दायित्व बना है लोन नाम का, तो उसका प्रभाव बैंक और कैपिटल पे पड़ेगा। तो देखो उसका प्रभाव बैंक और लोन पे पड़ा, सॉरी बैंक और कैपिटल बोले, बैंक और लोन पे पड़ा, देखो बैंक और लोन पे पड़ रहा है, उसका प्रभाव कैपिटल पे थोड़ी ना जाएगा। ठीक, कैपिटल 2.5 लाख का 2.5 लाख ही होगा। सेकंड में कैपिटल पे क्यों प्रभाव पड़ेगा बताओ। अरे यार सिंपल सी बात है, बैंक से ऋण, आप जब बैंक से लोन लोगे तो उसका प्रभाव कैपिटल पे क्यों पड़ेगा, पहले ये बताओ यार। हटाने वाला आइटम बताया था, जैसे लाभ से जुड़ेगा, हानि से घटेगा, आय से जुड़ेगा, व्यय से घटेगा। ठीक है, आरण पूंजी पर ब्याज से जुड़ेगा, आरण और आरण पे ब्याज से घटेगा। यही सारी चीजें बस कैपिटल पे प्रभाव पड़ेगा, लोन से थोड़ी ना होता है। ठीक, कैपिटल में लिखा है सबसे लास्ट में कैपिटल है, ये लोन है, लोन 70,000, ये क्रेडिटर से 0 और ये कैपिटल है 2.5 लाख, 2.5 लाख ही कैपिटल रह जाएगा। ठीक, डन है, सही है सारी चीजें, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो क्या चीज चल रहा है। ठीक है, अब पांचवा, और हम बोलते हुए कर रहे हैं यार, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आपको मान लो छोटा छोटा लिखा है, थोड़ा सा समझने मान लो दिक्कत हो रहा है देखने में, तो बोलते हुए भी चल रहे हैं। ये देखो सही चल रहा है, कोई ऐसा बात नहीं है जहां पे प्रभाव पड़े, हमने कहीं भी कैपिटल में कुछ लिखा ही नहीं है, कैपिटल में बस कैपिटल चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को कहां से कैपिटल में कुछ दिख रहा है। ये देखो यहां पर भी हम जब बात करते हैं तो यहां भी देखो हमने बैंक और लोन लिखा, कहीं कैपिटल की कोई बात नहीं है, तो फिर कहां से आप लोग सेकंड वाले एंट्री में कैपिटल देख लिए। ठीक है, यहाँ भी 2.5 लाख है, यहाँ भी 2.5 लाख है, हर जगह 2.5 लाख चल रहा है। ठीक है, यहाँ 70,000 सब जगह चल रहा है, सब चीजें सेम चल रहा है, हमने जोड़ घटाना करके भी दिखा दिया, पता नहीं क्या है आप लोग कौन से हिसाब। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कर लेते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कितना 60,000 का है। ठीक है, तो गुड्स परचेज तो होगा लेकिन ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार माल क्रय किया। ठीक, उधार माल खरीदेंगे कैश पे प्रभाव पड़ेगा ना भाई,
कैश पे कोई प्रभाव नहीं, जीरो। बैंक पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बैंक पे कोई प्रभाव नहीं, जीरो। फर्नीचर पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो फर्नीचर पे हो गया जीरो। स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, माल खरीदेंगे तो स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा। कितने का माल खरीदा है, तो माल जो खरीदा है वो 60,000 का खरीदा है, 60,000 का, देखो स्टॉक और क्रेडिटर्स पे प्रभाव पड़ेगा। और 60,000 क्या होगा, माल खरीदा है तो माल बढ़ेगा, तो 60,000 हमारा क्या होगा, स्टॉक में बढ़ेगा, स्टॉक में 60,000 बढ़ेगा, ठीक। मशीनरी पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, डेटर्स पे प्रभाव पड़ेगा ना, खरीदने पे डेटर्स पे प्रभाव नहीं पड़ता है। लोन पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्रेडिटर्स पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, जितने का उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर्स ही बनता है, यानी 60,000 का हमारा क्रेडिटर्स बन गया, ठीक है। पूंजी पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, कैपिटल पे भी कोई प्रभाव नहीं, ठीक। फिर जोड़ेंगे हम लोग, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। न्यू इक्वेशन बना, न्यू इक्वेशन हम लोग का बना। न्यू इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये 1,56,000 का 1,56,000 हो गया, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। ये हमारा 70,000 हो गया बैंक, ये हमारा जो है फर्नीचर 4,000 हो गया, हमारा स्टॉक 9,6,15 यानी 1.5 लाख हो गया अब, ठीक है। हमारा जो मशीनरी अभी तक जीरो ही चल रहा है, हमारा डेटर्स अभी तक जीरो ही चल रहा है, हमारा लोन जो है वो 70,000 हो गया है, ठीक है, वो 70 का 70,000 हो गया है। यहाँ क्रेडिटर्स हमारा 60,000 का आ गया, और यहाँ पर हमारा जो है पूंजी जो है 2.5 लाख का 2.5 लाख चल रहा है शुरू से अंत तक, अभी तक 2.5 लाख, ठीक है। पूंजी 2.5 लाख का 2.5 लाख है, ठीक। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ले चलेंगे फिर से अगला इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या है भाई, देखो, तो यहां तक का ट्रांजेक्शन हो गया पांचवा। छठा ट्रांजेक्शन क्या बोला है, छठा ट्रांजेक्शन बोला नगद मशीन क्रय किया, कितने का, 10,000 का नगद क्रय किया, 10,000 का मशीन। चलो, तो मशीनरी परचेज, ठीक है, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, तो मशीन खरीदा है वो भी नगद, कितने का, 10,000 का। तो नगद खरीदा है तो पैसा घटेगा 10,000, ठीक है, कैश घटेगा, देख लो ना, नगद खरीदा है बात, मशीनरी क्या है, नगद खरीदा, कैश और मशीन में 10,000 का, तो 10,000 पैसा घट गया, क्योंकि खरीदा है तो पैसा भुगतान करेगा, ठीक है। बैंक पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, फर्नीचर पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, स्टॉक पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, ठीक। मशीनरी पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, खरीदा है तो मशीन बढ़ेगा ना, तो 10,000 हमारा मशीन खरीदा तो 10,000 की मशीनरी बढ़ गई। डेटर्स पे प्रभाव पड़ा नहीं, लोन पे प्रभाव पड़ा नहीं, क्रेडिटर्स पे प्रभाव पड़ा नहीं, पूंजी पे प्रभाव पड़ा नहीं, ठीक है, इन सब जगह कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर इसके नीचे न्यू इक्वेशन बनेगा, और हम जोड़ करके इसे अगले पेज पे बना देते हैं, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या होगा, हम अगले पेज पे लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ऊपर आपको नाम पता होना चाहिए कौन सा क्या है। सबसे पहले हमारा कैश, कैश कितना हो गया, 1,56,000 में से 10,000 चला गया तो 1,46,000, तो कैश हो गया हमारा 1,46,000। फिर इसके बाद बैंक हमारा क्या है, बैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए बैंक जो है 70 का 70,000 रह गया, बैंक जो है 70 का 70,000 रह गया। फर्नीचर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए फर्नीचर जो है हमारा 4 का 4,000 रह गया, फर्नीचर भी हमारा 4 का 4,000 रह गया। स्टॉक पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो स्टॉक भी इसलिए क्या है, 1.5 लाख का 1.5 लाख रह गया स्टॉक, ठीक है, स्टॉक भी 1.5 लाख रह गया। मशीनरी पे प्रभाव पड़ा, बिल्कुल, 10,000 की मशीन आया तो 10,000 हमारा मशीन हो गया, ठीक है, 10,000 का मशीन आया तो इसलिए 10,000 मशीनरी का हो गया। डेटर्स पे प्रभाव पड़ा नहीं, तो डेटर्स इसलिए क्या हुआ, 0 का 0 रह गया। लोन पे प्रभाव पड़ा, तो लोन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए 70 का 70,000 लोन रह गया। क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो इसलिए क्रेडिटर्स भी अपना 60 का 60,000 आ गया। कितना क्रेडिटर्स है यार, हाँ 60,000 है, तो क्रेडिटर्स भी अपना 60 का 60,000 आ गया। कैपिटल पे प्रभाव पड़ा नहीं, तो कैपिटल भी 2.5 लाख का 2.5 लाख रह गया, ठीक, ये बात डन है। तो यहां पे हमारा जो है ये बात आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने 6 इक्वेशन लगा लिए, ठीक है,
6 ट्रांजेक्शन हो गए, अब 7वां ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो यहां पर हम लोग 7वां ट्रांजेक्शन देखते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं कहां कहां जाएगा। 7वां ट्रांजेक्शन जब हम लोग देखेंगे तो देखो 7वां ट्रांजेक्शन है माल नगद बेचा, लागत 32,000 और 40,000 में बेचा है नगद में। तो देखो जब माल नगद बेचा है तो जो 40,000 है जितने में बेचा है, ये 40,000 कहां भी है, ये 40,000 कैश में भी जाएगा और ये 40,000 किस में जाएगा, ये 40,000 कैश में जाएगा क्योंकि उतने में माल बेचा है। ठीक है, और जो इसका लागत है ये कैश में चला गया, और जो इसका लागत है, लागत यानी कितना, लागत कितना है भाई, लागत हमारा 32,000। तो लागत हमारा जो है कॉस्ट कितना 32,000, वो 32,000 हमारा लागत कहां जाएगा, तो 32,000 लागत हमारा चला जाएगा किसमें, स्टॉक में। और जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ इन दोनों के बीच में, यानी प्रॉफिट जो हुआ 8,000, ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ 8,000 वो हमारा कहां जाएगा, वो हमारा जाता है कैपिटल पे। ठीक, माल बेचने में, तो माल बेचने में 40,000 कैश बढ़ेगा, माल बेचने में स्टॉक जो है 32,000 घटेगा, और लागत तो हमारा 8,000 का प्रॉफिट है तो 8,000 जो है कैपिटल में बढ़ेगा। तो ये इसका प्रभाव होगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं फिर। माल नगद बेचा, गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड, ठीक है, कितने में बेचा, 40,000 में, तो इसलिए 40,000 हमारा कैश बढ़ गया, कैश हमारा 40,000 बढ़ गया। बैंक पे कोई प्रभाव नहीं, फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं, हमको याद हो गया सबका नाम। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा, है ना बात, स्टॉक पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि स्टॉक में जो है 32,000 की लागत का माल बेचा है, इसलिए स्टॉक कम होगा। ठीक है, तो स्टॉक हमारा 32,000 कम होगा, स्टॉक हमारा जो है 32,000 कम होगा, इसलिए स्टॉक में से 32,000 लागत वाला घटेगा। ठीक है, मशीनरी पे कोई प्रभाव नहीं, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं क्योंकि नगद बेचा गया। ठीक है, लोन पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे भी कोई प्रभाव नहीं, और कैपिटल में हमारा क्या होगा, 8,000 प्रॉफिट का ऐड होगा, कैपिटल में 8,000 जो है वो प्रॉफिट का क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो अब हमारा इस हिसाब से नया इक्वेशन क्या बनेगा, देखो अब इस हिसाब से हम लोग नया इक्वेशन बनाएंगे। तो नया इक्वेशन बनाए 1,46,000 और 40,000, 1,86,000, ये हमारा कैश हो गया, बैंक हमारा 70,000 ही रह गया, फर्नीचर हमारा 4,000 हो गया, स्टॉक हमारा जो है 32,000 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 0, और फिर 0 में से 2 गया तो 8, फिर 5 में से नहीं 4 में से 3 गया तो 1 और 1, 1,18,000 का हमारा स्टॉक बचा। मशीनरी हमारा 10,000 का हो गया, डेटर्स हमारा 0 रह गया अभी तक, लोन हमारा 70,000 ही है, क्रेडिटर्स हमारा 60,000 ही है, और हमारा जो कैपिटल है वो हो गया 2,58,000, कैपिटल 2,58,000, 50,000 में 8,000 प्रॉफिट का जुड़ गया। अब इसके बाद हमारा 8वां ट्रांजेक्शन देख लो भाई, 8वां ट्रांजेक्शन क्या है, अगर हम लोग 8वां ट्रांजेक्शन देखें तो 8वां ट्रांजेक्शन बोला माल उधार बेचा 32,000 का था, इस बार 50,000 में बेचा, ध्यान रखना माल उधार बेचा 32,000 का 50,000 में। तो अब इस वाले ट्रांजेक्शन के लिए देखो जितने में माल बेचा गया यानी 50,000, ठीक है, जितने में माल बेचा गया यानी 50,000, उधार बेचा है, उधार बेचा है, तो ये क्या हो गया 50,000 हमारा बना डेटर्स, जहां पे कैश होता है वहां पे डेटर्स हो जाता है, तो यानी 50,000 हमारा डेटर्स बना। जितने लागत का माल बेचा है कॉस्ट, सीपी यानी कितना 32,000 जो है, 32,000 लागत का ही माल दोबारा बेचा है ना, तो 32,000 जो लागत का माल बेचा है ये 32,000 हमारा क्या होगा, ये हमारा स्टॉक में जाएगा, ये स्टॉक पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ हमारा, प्रॉफिट कितने का हुआ 18,000 का, प्रॉफिट जो हुआ हमारा 18,000 रुपए का, ये प्रॉफिट हमारा 18,000 कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, किसका कहां प्रभाव पड़ा, डेटर्स बढ़ेगा, स्टॉक घटेगा और कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ा हमारा इस वाले ट्रांजेक्शन का। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट में है तो कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रेडिट में है तो बैंक पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रेडिट है तो फर्नीचर पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
लेकिन माल बेचा गया तो स्टॉक तो कम होगा, और कितने का माल बेचा है, जितने लागत का बेचा है उतना कम होगा, यानी 32,000 कम होगा। ठीक है, मशीनरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने का माल बेचा है उतने का डेटर्स बनेगा, इसलिए डेटर्स हमारा 50,000 का बनेगा। 50,000 का माल बेचा ना, तो 50,000 का डेटर्स बनेगा। लोन पर कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, और जितना प्रॉफिट हुआ यानी 12,000, तो 12,000 हमारा क्या होगा, यहां पर जुड़ेगा। 12 के 18 यार, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18,000 ना, 32 और 50, हाँ 18,000 है, 12,000 नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट का हमारा 18,000 क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक, ये बात हो गया। अब हम लोग न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन जब बनेगा, इसका क्या बैलेंस हो गया, ये 1,46,000 ही हो गया कैश का, बैंक का 70,000 ही रह गया, फर्नीचर हमारा 4 का 4,000 रह गया, स्टॉक हमारा अब 1,18 में से 32 चला गया तो 3 0, फिर 8 में से 2 गया तो 6, फिर 11 में से 3 गया तो 8, 86,000। ठीक है, सही है बात। फिर हमारा मशीनरी जो है 10,000 ही रह गया, डेटर्स हमारा 50,000 का आ गया, लोन हमारा 70,000 ही रह गया, क्रेडिटर्स हमारा 60,000 हो गया, और हमारा पूंजी जो है वो जुड़ेगा, तो 3 0, 8 और 16 का 6 यहां से लगा 1, 5 1 6 1 7, और ये 2,76,000 हो गया। ठीक है, डन है, यहां तक आ रहा है समझ में सबको। क्या नवा ट्रांजेक्शन, अभी और ट्रांजेक्शन है ना, लास्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग का फाइनल इक्वेशन बनता है। नवा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, नवा ट्रांजेक्शन बोला है देनदारों से नगद प्राप्त, ध्यान रखना, देनदारों से नगद प्राप्त, देनदार आपको पेमेंट करते हैं ना, देने वाले हैं, तो दे दिया देनदार कितना, 18,500। ठीक है, तो जब 18,500 देनदार दिया तो सीधी सी बात है कैश रिसीव होगा, तो कैश रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हो रहा है। ठीक है, देनदारों से नगद प्राप्त, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कितना प्राप्त हो रहा है, 18,500 प्राप्त हो रहा है। देख लो कितना प्राप्त हो रहा है, 18,500। तो जब प्राप्त होगा पैसा तो कैश बढ़ेगा, तो 18,500 हमारा कैश में बढ़ गया। बैंक पे कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, फर्नीचर पे भी कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक पे भी कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक से क्या मतलब, इससे नहीं प्रभाव, और इसके साथ साथ हमारा मशीनरी से भी कोई प्रभाव नहीं। लेकिन डेटर्स से पैसा प्राप्त हुआ तो डेटर्स तो घटेगा ना, पैसा देते हो तो उतना तो रहेगा नहीं, डेटर्स घट जाएगा। 18,500 उसने भुगतान किया तो 18,500 डेटर्स हमारा कम हो जाएगा। लोन पे कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई प्रभाव नहीं, और पूंजी पे कोई प्रभाव नहीं, इन सब पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पर हमारा फिर से बना हमारा न्यू इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन हमारा कितना बना, जोड़ लो। कैश हो गया हमारा यहाँ पे 500, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2,04,000, 2,04,500 ये हमारा कैश हो गया। बैंक हमारा 70 का 70,000 रह गया, फर्नीचर हमारा 4 का 4,000 रह गया, स्टॉक हमारा 86 का 86,000 रह गया, मशीनरी हमारा 10 का 10,000 रह गया, और डेटर्स हो गया 18,500 घट गया तो यहाँ पे 500 आ गया, फिर 9 में से 8 गया तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3, डेटर्स हमारा 31,500 आ गया, लोन हमारा 70,000 रह गया, क्रेडिटर्स हमारा 60,000 रह गया, और हमारा पूंजी जो है 2,76,000 हो गया, वो 2,76,000 का 76,000 रह गया। अब सबसे आखिरी हमारा ट्रांजेक्शन है 10वां ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ पे कैश पेमेंट पेड टू क्रेडिटर्स है, कैश पेमेंट हो रहा है लेनदारों को भुगतान। ठीक है, तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना, 35,000 भुगतान कर रहे हैं, इस बार कैश कम होगा, 35,000 का कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, 35,000 का भुगतान हो रहा है, तो 35,000 हमारा क्या होगा, 35,000 हमारा कैश में से कम होगा। ठीक, भुगतान हो रहा है, बैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मशीनरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्रेडिटर्स पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसका पेमेंट हो रहा है, तो 35,000 क्रेडिटर्स हमारा कम होगा। ठीक है, 35,000 हमारा क्या होगा, क्रेडिटर्स कम होगा, और पूंजी पे भी कोई प्रभाव नहीं। ठीक, अब क्योंकि ये आखिरी ट्रांजेक्शन है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे हम लोग फाइनल इक्वेशन। आखिरी ट्रांजेक्शन था ना, अब हम लोग यहाँ पे न्यू इक्वेशन की जगह क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन, और यही आंसर होगा सबका कि किसका क्या बैलेंस आया। ठीक है, फाइनल इक्वेशन में देखा जाए तो यहां पर हो गया हमारा 500, फिर 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14 में से 5 गया तो हो गया 9, फिर 9 में से 3 गया तो हो गया 6, और फिर ये 1,69,500 ये कैश हो गया, बैंक हमारा 70,000 हो गया, ये फाइनल आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, हमारा फर्नीचर 4,000 हो गया, हमारा स्टॉक जो है 86,000 हो गया, हमारा जो ये क्या था मशीनरी वो 10,000 हो गया, हमारा जो डेटर्स है वो 31,500 हो गया। ठीक है, 31,500 हो गया, हमारा जो बैंक लोन था यानी लोन वो 70,000 हो गया, और हमारा क्रेडिटर्स कितना हो गया 30, और 10 में से 5 गया तो 5, और ये 5 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2, क्रेडिटर्स हमारा 25,000 का बचा। ठीक, और हमारा पूंजी जो है 2,76,000 का हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी फाइनल आंसर को लेकर के हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बराबर आना चाहिए। ठीक, अगर हमारा बैलेंस शीट बराबर आ गया तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही बना। जैसे कुछ बच्चे बोले ना कि सर आपने यहाँ पे गलत हो गया, गलत हो गया, तो हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है, और बैलेंस शीट बराबर आ गया मतलब क्वेश्चन सही है। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, लिखेंगे यहां पर हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख देते हैं एज एट, यहाँ पे डेट नहीं दिया है इसलिए डैश डैश करके ऐसे करके बंद कर दोगे। बैलेंस शीट में इस तरह से हमारे चार कॉलम बनेंगे, इस तरह से हमारे कॉलम एकदम इसका रटा रटा होता है, 4 कॉलम। ठीक है, इधर का कॉलम जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है, यहां होता है उसका अमाउंट लाइबिलिटीज के लिए। ठीक, यहीं पे कैपिटल भी लिखा जाता है, तो अगर आपको पूरा लिखना है तो इसको कैपिटल लाइन लाइबिलिटीज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी में क्योंकि कैपिटल भी लिखा जाता है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कैपिटल लाइन लाइबिलिटीज, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल लाइन लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो, दोनों लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर लिखते हैं हम लोग एसेट्स, और यहां पर लिखते हैं हम लोग उसके लिए अमाउंट, और ये हो गया रुपए का सिंबल। अब सारे आइटम्स डाल दो। लाइबिलिटीज में क्या क्या आइटम है हम लोग यहां निकाले, लाइबिलिटीज में जो आइटम है वो है हमारा लोन क्रेडिटर्स, और फिर उसके बाद कैपिटल आ जाता है, तो लोन क्रेडिटर्स और कैपिटल लिख दो। ठीक है, लोन चाहो तो एकदम शुद्ध लिखने के लिए बैंक लोन भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स और फिर कैपिटल। तीनों का बैलेंस हम लोग को पता है, लोन का बैलेंस है 70,000, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 25,000, और कैपिटल का बैलेंस है 2,76,000। कैसे पता चला, फाइनल इक्वेशन से। फाइनल इक्वेशन देखो, लोन है 70,000, क्रेडिटर्स है 25,000, और ये है हमारा 2,76,000। ठीक है, कैपिटल। ठीक, फिर एसेट साइड में आ जाओ, एसेट साइड में सारे एसेट्स लिख दो जो जो है, क्या क्या है देख लो, कैश बैंक फर्नीचर स्टॉक मशीनरी डेटर्स। ठीक है, कैश बैंक फर्नीचर स्टॉक मशीनरी डेटर्स, यही है ना। एक बार फिर से मिला लो, लाइन बाय लाइन, कैश बैंक फर्नीचर स्टॉक मशीनरी डेटर्स, हमने यही लिखा है ना, कैश बैंक फर्नीचर स्टॉक मशीनरी डेटर्स 336, एकदम सही है। अब इनका फाइनल बैलेंस लिख लो, कैश का बैलेंस कितना है 1,69,500, 169,500। ठीक है, बैंक हमारा कितना है, बैंक है 70,000, तो बैंक हो गया हमारा 70,000। फर्नीचर कितना है 4,000, स्टॉक देख लो
फर्नीचर 4000, स्टॉक 86,000, फिर मशीनरी 10,000। स्टॉक हमारा है 86,000, मशीनरी हमारा है 10,000, और सबसे लास्ट हमारा जो डेटर्स है वो कितने का है, 31,500। ठीक है, आया बैलेंस शीट बनाने। अब यहां पे जोड़ो, देखो दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर हुआ है तो क्वेश्चन सही है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है। ठीक, ये दोनों बराबर आने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। ये बैलेंस शीट बनके तैयार हो गया। जोड़ दो, लास्ट में ये 3 0। ठीक है, फिर ये 5 और 6 5 11, 11 का 1 हासिल लगा, फिर से 1, 7 2 9, 9 1 10, 10 7 17 का 7 हासिल लगा, फिर से 1, और 2 1 3, 3,71,000 आ रहा है क्या? 3,71,000 आना चाहिए। 3,71,000 ना, 25 और इसको लेंगे 3,01,000, 3,71,000। ठीक है, इधर जोड़ देते हैं, सही आना चाहिए भाई। तो यहां पर 0 0 तो हो गया, और 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, 1 9 1 10 ले लो, 10 10 4 14, और 14 और 6, 14 6 20, और 20 और 1 21, 21 का 1 ले लो, हासिल लगा 2, 6 2 8 ले लो, 8 7 15, 15 15 8 23, 23 23 1 24, और 24 और 3, 24 3 कितना होता है यार? 24 3 होता है 27, 27 का 7 हासिल लगा कितना? 2, और यहाँ पे 1 है, 2 1 3, 3,71,000। मतलब एकदम परफेक्ट था क्वेश्चन, एकदम मस्त सही हो गया। ठीक है, आ गया बढ़िया से। चलो बता दो, ये बात डन है, सबको समझ में आया? क्लियर है क्या? याद कर लिया बस जो जो पॉइंट। और देखो पूर्वदत्त बीमा लिखा है, जानेंगे क्योंकि देखो अगले क्वेश्चन में उसका जिक्र है। अगले क्वेश्चन में देखो उसका जिक्र है, यहां पे देखो अदत्त मजदूरी लिखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, और देखो पूर्वदत्त बीमा लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, अदत्त पूर्वदत्त के बारे में लिखा है ना। और इसी तरह यहां पर देखो ब्याज उपार्जित लिखा है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट, और किराया अग्रिम प्राप्त होता है, जिसको अनएक्रूड भी कहते हैं, या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। अब ये बात है, अब इनका क्या फर्क पड़ेगा, तो इनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जानते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा, वो आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अदत्त व्यय। ये बात जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, दूसरी बात हम लोग जानेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसका मतलब होता है पूर्वदत्त व्यय। ठीक है, इसको जानेंगे हम लोग। फिर इसके बाद जाते हैं हम लोग क्या, उपार्जित आय। पहले इंग्लिश लिख रहे हैं तो पहले इंग्लिश ही लिख देते हैं, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम यानी उपार्जित आय। और फिर हम लोग जानेंगे क्या, अनएक्रूड इनकम। ठीक है, अनएक्रूड इनकम यानी अनुपार्जित आय। इसी को कहते हैं, इसी का एक और नाम है इनकम। चलो इसको हम लोग आगे ही समझते हैं, इसको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, अब चलो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं, कौन क्या होता है। तो ऑटोमेटिकली आप जब इसको समझ लोगे ना, जैसे ये चारों पॉइंट्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा, तो तुरंत आप जो है इसके क्वेश्चंस भी लगा लोगे, सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो पॉइंट है उसका नाम है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय, दत्त मतलब देना या दिया हुआ बोल लो, दत्त मतलब दिया हुआ, और अदत्त का मतलब क्या है, जिसका बिना दिया हुआ। अ लग गया मतलब उसका ऑपोजिट, समझ रहे हो ना, किसी भी चीज में अ लग गया मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, हाँ समझे। तो अदत्त का मतलब क्या हो गया, बिना दिया हुआ। ठीक, सर डाउट चेक कर लीजिए। ओके, पहले डाउट ही चेक कर लेते हैं फिर इसको पढ़ाते हैं, समझा भी दिया था। और स्टार्टिंग आराम से, ठीक है, मतलब बाकी सारे काम। पहले बात करते हैं अदत्त व्यय।
तो अदत्त में हमने समझाया दत्त मतलब दिया हुआ, अदत्त यानी बिना दिया हुआ, उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो अदत्त क्या है? अदत्त व्यय जो है एक ऐसा व्यय है जो क्या है? बकाया व्यय। जो क्या है? बकाया व्यय। बकाया व्यय का मतलब क्या हो गया कि खर्चा हो चुका है लेकिन भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, यानी सेवा ले लिया है लेकिन भुगतान करना बाकी है। समझ लो, है ना बात? मतलब क्या है? खर्च तो हो गए, खर्च तो हो गए, या खर्च तो दे हो गए, ऐसे बोलो, खर्च तो देय हो गए हैं पर भुगतान करना बाकी है, पर भुगतान करना बाकी है। ठीक है, इसी को कहते हैं बकाया व्यय। और अगर हम लोग इसी को इंग्लिश में बोलना चाहें तो एरियर बोलेंगे। ठीक है, एरियर एक्सपेंसेस या एरियर ऑफ एक्सपेंसेस, यानी खर्चों का बकाया। ठीक है, एरियर ऑफ एक्सपेंसेस भी नाम से इसको कहा जाता है। ठीक, अब आप दिमाग लगाओ कि इसका फर्क कहां कहां पड़ेगा। बकाया व्यय है यानी खर्च का देना बाकी है। ठीक है, तो ये बताओ ये संपत्ति बनेगा कि दायित्व बनेगा? पहले ये बताओ। खर्च का देना बाकी है, भुगतान करना बाकी है, पैसा देना बाकी है, तो बताओ ये संपत्ति बनेगा कि दायित्व बनेगा? पहले ये बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। व्यय करना बाकी है, खर्चा देना बाकी है, भुगतान करना बाकी है, तो संपत्ति है कि दायित्व है? क्या बनेगा? बोलो। जल्दी जल्दी बता दो। है ना बात? आज आज के डेट को मैनेज। चलो, तो क्या बात कर रहे हैं? तो हमने आपसे बोला, ठीक है, थोड़ा चैट को मैनेज करने के लिए हमने ऊपर तक बोल दिया कि कम से कम बीएम लीव पे तो कोई, कि आप लोग जो है जवाब देना चाहते हो और आप लोग जवाब दे नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए हम थोड़ा सा हट गए थे। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो चलो यहां पर बात करते हैं। ठीक, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं। सर पहले क्लास में पूछना है, पूछ सकते हैं मैंने। चलो, तो यहां पर बात करते हैं। हमने क्या बोला था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट्स है कि लायबिलिटीज है, ये आपको पता करना था। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको क्या बोला है कि भुगतान करना बाकी है, और जब भी किसी चीज का भुगतान करना बाकी, देना बाकी होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लायबिलिटीज। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये क्या है? ये एक लायबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? एक लायबिलिटी है। बात डन है? दिमाग में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? जब भी किसी भी चीज को देना बाकी होता है, चाहे सेवा देना बाकी हो या फिर सेवा देना बाकी हो, या फिर आपका जो है क्या पैसा देना बाकी हो, दोनों दायित्व होता है। तो जैसे ये जो है हमारा यहां पे पैसा देना बाकी है, इसलिए ये क्या है? ये दायित्व है। ठीक, डन है? तो ये दायित्व बन गया यानी लायबिलिटी बन गया। अब दूसरी बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए ये क्या होता है, फिर हम इसके बारे में पूरी बातें भी आपको बताएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम है प्रीपेड पूर्वदत्त। दत्त मतलब देना, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, दत्त मतलब देना हो गया, पूर्व मतलब पहले। तो यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? यहां पर इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एडवांस एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवांस पेमेंट। ठीक है, एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी व्ययों का अग्रिम भुगतान। व्ययों का अग्रिम भुगतान ये हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। यानी ऐसा क्या है यहां पर? यानी इसका मतलब क्या है? खर्चों का, ठीक है, खर्चों का अग्रिम भुगतान। खर्चों का अग्रिम भुगतान यानी खर्च अभी हुए नहीं है, आप जो है पहले ही खर्च का पैसा दे दियो। खर्च अभी हुए नहीं है, आपने सेवा लिया नहीं है, आपने पहले ही भुगतान कर दिया, उसे कहते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी पहले भुगतान का मतलब आपने जाकर के एक तरह से पैसा जमा कर दिया। किसी को भी आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को आपने पहले पैसा जमा कर दिया है। तो अब दिमाग लगाओ कि बताओ ये एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, बोलो। क्यों? करवा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया, जैसे हमने एग्जांपल दिया था पहले दिन भी। पहला जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत्त व्यय,
जिसमें पैसा देना बाकी हो जाता है। आपने सेवा करवा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया। जैसे हमने एग्जांपल दिया था पहले दिन भी, आज भी समझ लो। जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब क्या है कि आप जो है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको 1 महीने पढ़ा दिया, लेकिन आपने हमें 1 महीने का पेमेंट नहीं किया। हमने पढ़ा दिया पूरा, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया अभी तक। तो आपके लिए वो जो मेरा ट्यूशन फीस है वो आपके लिए क्या है, अदत्त व्यय, क्योंकि आपने अभी देना बाकी है। तो जब भी देना बाकी होगा वो क्या होगा, वो अदत्त व्यय होगा, ठीक है। आपके यहां कोई काम करने आता है, आपने उससे 1 महीने तक काम करा लिया है अपने घर का, अब उसको आपको पेमेंट करना बाकी है, आपने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसा व्यय आपके लिए क्या है, अदत्त व्यय हो गया, ठीक। अब पूर्वदत्त व्यय के बाद क्या है, आपने एडवांस में दे दिया। आपके यहां कोई काम करने आता है, आपने उसे 5 महीने का एडवांस में पैसा दे दिया, अब वो 5 महीने तक आपके यहां काम करता रहेगा बिना पैसे के। तो आपने जब एडवांस में दे देते हैं, कोई भी पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं, जमा कर देते हैं उसके पास, वही पैसा क्या होता है, आपका पूर्वदत्त व्यय, ठीक है। जैसे हमें आपको पढ़ाना था, आपने पहले ही दिन आया और आपने 5 महीने की फीस हमको हाथ में दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस किया, ठीक बात समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा जो है एसेट्स है, यानी संपत्ति है, ठीक है। ये क्या है, हमारी संपत्ति है। बात डन हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उपार्जित आय। उपार्जित आय क्या है, उपार्जित आय जो है हमारा बकाया आय है, ठीक है। ये क्या है, बकाया आय, बकाया आय, ठीक है। इसी को एक और नाम से कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अर्न इनकम, ठीक है। वैसे बकाया आय को इंग्लिश में हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं, लेकिन इसी का एक और नाम है, ठीक है। बकाया आय के साथ इसका नाम क्या है, इसी का नाम है अर्जित आय, अर्जित आय यानी अर्न इनकम, ठीक है। अर्न इनकम, EARNED है, ठीक है। अब बकाया आय का सेंस क्या आपको समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा है आय कमा लिया है लेकिन मिलना बाकी है। आय, ठीक है, कमा लिया है पर भुगतान मिलना बाकी है, ठीक है, पर भुगतान मिलना बाकी है, ठीक है, पर भुगतान मिलना बाकी है। मतलब आप समझ लो, यहां पे आपने अपना जो है काम कर दिया किसी का, आपको किसी के यहां काम करना था, आपने वो काम कर दिया, ठीक है। आपको किसी के यहां नौकरी किया, आपने 1 महीने के उसके यहां नौकरी कर दिया, लेकिन आपका 1 महीने का जो नौकरी किया तो उसके बदले जो आपको पैसा मिलना था, जो आपको आय मिलना था, जो आपको इनकम मिलना था, वो अभी बाकी है। आय मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है। तो इसका एक तरह से ये नहीं हुआ कि आपका पैसा उसके पास जमा है, बाद में आपको देगा, हुआ कि नहीं भाई। आपने किसी के यहां काम कर दिया और वो पैसा भी मिलना बाकी है, आय मिलना बाकी है, तो एक तरह से ये नहीं हुआ कि आपके यहां पैसा उसके पास जमा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एसेट्स होगा कि लायबिलिटीज होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एसेट्स होगा। यहां पर आपको पैसा मिलना बाकी है, आपने कमा तो लिया है, कमा लिया है आपने एकदम बढ़िया से, लेकिन अभी मिला नहीं है, ठीक। बात डन है, समझ में आ गया। चलो फिर दूसरा देखो क्या है, अगला हमारा है अनएक्रूड इनकम। अब अनएक्रूड इनकम देखो क्या होता है, अनएक्रूड इनकम के लिए हमारा वर्ड यूज हो सकता है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अग्रिम प्राप्त आय, ठीक है। इसके लिए हमारा वर्ड यूज हो सकता है अग्रिम प्राप्त आय, अग्रिम प्राप्त, ठीक है, अग्रिम प्राप्त आय, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक। यानी इस जगह पे आप ये कह सकते हो कि आपने आय कमाया नहीं लेकिन एडवांस मिल गया, ठीक है। आपने, ठीक है, आय कमाया नहीं पर आय अर्जित नहीं हुआ, या कमाया नहीं लिख देते हैं, इस तरह से ये ज्यादा आसान शब्द हो जाएगा। आय कमाया नहीं है
परंतु परंतु भुगतान अग्रिम प्राप्त हो गया, परंतु भुगतान अग्रिम अग्रिम प्राप्त हुआ है, प्राप्त हो गया, ठीक है, प्राप्त हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्या है, अब आपको कहीं पे काम करना जाना था, कहीं पे काम करना था, लेकिन आप जब काम करने गए तो पहले ही दिन आपको जो है पैसा एडवांस में जमा कर दिया गया, आपको दे दिया गया। काम आपने करना नहीं स्टार्ट किया, लेकिन आपको पैसा पहले ही से मिल गया, एडवांस में मिल गया। अभी आपको काम करना बाकी है, सेवा देना बाकी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी यहां पे आप सीधे सीधे समझ लो कि आपने आय कमाया नहीं, लेकिन आपको अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया, यानी अर्थात सेवा देना बाकी है। अर्थात क्या है, अर्थात सेवा देना बाकी है, क्योंकि सेवा के बदले ही पैसा मिलता है ना, सेवा देना बाकी है, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब आपको सेवा देना बाकी है। अब क्या समझो, आय कमाया नहीं है परंतु भुगतान अग्रिम प्राप्त हो गया, अर्थात सेवा देना बाकी है, तो फिर ये क्या होगा, समझो, ये क्या होगा आपके लिए, एसेट्स की लायबिलिटीज, क्योंकि सेवा देना बाकी है ना, कोई पहले ही पैसा आपके पास जमा कर दिया, आपके पास वो पैसा अपना थोड़ी ना है, अभी आपने कमाया थोड़ी ना है, अभी आपको उसके बदले काम करना बाकी है। तो जब बाकी हो गया तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका लायबिलिटीज हो गया, दायित्व, ठीक है, ये आपका जो है लायबिलिटीज हो गया, यानी दायित्व हो गया। डन बात, इतनी बातें सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ, नजरिया थोड़ा बदल, एडवांस में मिल गया, कहां कहां फर्क पड़ेगा ये हमें समझना पड़ेगा। देखो, जैसे अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें, यानी अदत्त व्यय की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग अदत्त व्यय की बात करें तो सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ेगा कि ये खुद ही अपने आप में एक दायित्व है, ये खुद अपने आप में एक दायित्व है, यह बात समझ लो। यानी एक फर्क पड़ा दायित्व पे, एक फर्क पड़ा क्या, दायित्व पे, ठीक है, दायित्व बन गया। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये खर्च तो हो गया है, खर्च दे हो गया, यानी ये खर्चा भी है, दे होने का मतलब खर्चा हो चुका है, भले भुगतान आपने नहीं किया, तो खर्चा भी है। तो दूसरा फर्क किस पे पड़ेगा, दूसरा फर्क पड़ेगा कैपिटल पे, दूसरा फर्क पड़ेगा कैपिटल पे, क्योंकि खर्च क्या करता है, खर्च आपका कैपिटल पे प्रभाव डालता है, और कैपिटल क्या होगा, कैपिटल घटेगा, क्योंकि ये वह है। तो पहला ये अपने आप में एक दायित्व बनेगा, दूसरा कैपिटल में माइनस होगा। डन है बात, क्लियर है, एक प्रभाव। अब इसमें देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब आप समझोगे, ठीक है, तो यहां क्या है, यहां पे आपने खर्चा हुआ नहीं बल्कि एडवांस में दे दिया, खर्चा हुआ नहीं, आप खुद एडवांस में पैसा दे रहे हो। तो पहला तो बात ये कंफर्म है कि ये एक एसेट्स है, पहला बात ये कंफर्म है कि ये एक एसेट्स है, यानी खुद ही अपने आप में एक एसेट्स है, एसेट्स बनकर के तैयार होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से, एक अलग पॉइंट, एक एसेट्स बनकर तैयार होगा। और दूसरा बात, आपने क्योंकि एडवांस में पैसा दिया है, पेमेंट किया है, तो दूसरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, कैश पर पड़ेगा। और कैश क्या होगा, कैश आपका घटेगा, कैश आपका घटेगा, क्योंकि आपने पैसा दिया है, भुगतान किया है एडवांस में, इसलिए कैश घटेगा। ठीक, अगली बात देखो, एक्रूड इनकम की बात करो। एक्रूड इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या, आय कमा लिया पर भुगतान मिलना बाकी है, आय कमा लिया, आय हो चुका है, लेकिन मिलना नहीं है, मिलना बाकी है, ठीक है। तो पहला तो एक बात ये कंफर्म है कि खुद ही अपने आप में एसेट्स है, तो खुद ही अपने आप में एसेट्स है, तो एक पॉइंट ये एसेट्स का बनेगा। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये आय है और ये कमा लिया गया है, ये आय है और ये कमा लिया है, तो इसलिए ये क्योंकि एक आय है, कमा लिया गया, इसलिए ये कैपिटल पे भी प्रभाव डालेगा। और आय कैपिटल पे क्या होता है, आय कैपिटल में बढ़ता है, तो ये कैपिटल में बढ़ेगा, प्लस होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाला घटेगा, ये वाला बढ़ेगा। ठीक, अगला अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम एडवांस का इनकम है, तो पहली बात की ये तो लायबिलिटीज है, पहली बात कि ये खुद ही अपने आप में लायबिलिटीज है, ठीक है, तो एक नया लायबिलिटी बन के ये खुद तैयार करेगा। और दूसरी बात क्या है, अभी आय कमाया नहीं है, यानी आय तो ये हुआ नहीं, लेकिन एडवांस में आपको मिल चुका है, एडवांस में आपको मिल चुका है, पैसा मिल चुका है, इसीलिए क्या होगा, कैश, ठीक है, इसीलिए कैश में क्या होगा, कैश में बढ़ेगा। ठीक, इसीलिए कैश में आपका बढ़ेगा। चलो, तो इस तरह से आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए, कौन सा चीज कहां जुड़ेगा, कौन सा चीज कहां घटेगा। ठीक, तो ये बातें हमने आज के इस क्लास में बताया, और ये 2 होमवर्क के तौर पे हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।